नमस्कार। चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि चर्चा है में हम ऐसे विषयों को लेकर आते हैं जिसकी लगातार चर्चा हो रही है, किसी भी वजह से, कारण कोई भी हो सकता है लेकिन उसकी चर्चा होती है। ठीक है, उस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं लेकिन उसकी चर्चा होती है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो कि प्रेरणा देने वाले होते हैं, उनकी भी चर्चा होती है। कुल मिलाकर जो भी विषय जहाँ से भी निकल कर आए, जिनकी लगातार चर्चा हो रही है, ऐसे विषयों को हम लेकर आते हैं। चलिए आज हम शुरुआत कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा वीडियो है जो सोशल मीडिया में बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कहा जा सकता है कि प्रदेश का जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है, वो बढ़ गया है। इस पर तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं, इस पर बातें भी हो रही हैं, लेकिन विषय क्या है, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो है क्या, उसमें क्या ऐसा है कि उसकी चर्चा हो रही है या फिर उस पर राजनीति सियासत गरमाई हुई है और आरोपों प्रत्यारोपों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। तो वह वीडियो ऐसा है जिसमें कि रामायण के अलग अलग पात्रों के माध्यम से राजनीति के अलग अलग पात्रों की तुलना की गई है। आप समझिएगा, रामायण में भी दो प्रकार के पात्र हैं। एक पात्र हैं जो कि सकारात्मक हैं, जो कि गरिमा से भरे हुए हैं, जो नैतिकता से ओतप्रोत हैं, और कुछ ऐसे पात्र हैं जो नकारात्मक हैं, जिनमें अहंकार है, दंभ है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो उनकी सकारात्मकता को समाप्त करती है या फिर उन्हें एक नकारात्मक श्रेणी के वर्ग में खड़ा करती है। तो दो प्रकार के इन पात्रों में जो सोशल मीडिया में एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, तैर रहा है बड़ी तेजी से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, मुख्यमंत्री सहित जो नेता हैं, बाकायदा इसकी सूची भी है, उन सारे नेताओं को सकारात्मक बताया गया है। आप जैसे समझिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राम बताया गया है। लेकिन जो नकारात्मकता की मैं बात कर रहा हूं, जो नकारात्मक विषय हैं, इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसे लेकर कि कांग्रेस जो है वो आपत्ति कर रही है और कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग प्रकार के बयान आ रहे हैं। इस वीडियो में, इस वायरल वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रावण बताया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। मतलब आप कैसे बताया जा रहा है ये समझिए कि एक तरफ इनकी फोटो, एक तरफ रामायण के पात्र की फोटो। तो इसी माध्यम से ये तुलना की जा रही है, इसी माध्यम से यह जो विश्लेषण है जो किया जा रहा है मीडिया में या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, कि जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो एक तरफ है तो दूसरी तरफ राम की फोटो है, श्री राम की फोटो है। एक तरफ भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी फोटो है, तो दूसरी ओर रावण की फोटो लगी हुई है। अब तीसरी बात, अरुण साव हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ लक्ष्मण जी की फोटो लगी हुई है। और रमन शत्रुघ्न इसमें भी है, डॉक्टर जो रमन सिंह हैं पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके साथ शत्रुघ्न की फोटो लगी हुई है। विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जो हैं, उन्हें हनुमान के साथ उनके फोटो को दर्शाया गया है। ऐसे ही बताऊं, एक लिस्ट जो है उसमें जो निगेटिव, जो जितने भी पात्र हैं, जो जो नकारात्मक किरदार है, उनके साथ दिखाया गया है, जिसमें कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रावण के साथ उनकी फोटो दर्शाई गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की फोटो विभीषण के साथ दर्शाई गई है। और इसके साथ ही साथ महापौर एजाज ढेबर को, जो पूर्व महापौर हैं, उन्हें लवणासुर के रूप में दिखाया गया है। और साथ ही साथ और भी जो चरित्र हैं रावण के, जो कहिए पात्र जो हैं, अलग अलग प्रकार के चरित्र हैं, उनकी भी तुलना कांग्रेस और की जो नेत्रियां हैं या फिर कहिए कि जो बड़ी नेता हैं, उनके साथ उसे दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर इसे लेके राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति क्या शुरू, जब ऐसे विषय आते हैं, जब ऐसा कोई वीडियो वायरल होता है, तब तो निश्चित रूप से विपक्ष इस पर बात करेगा ही, और बात हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, उन्होंने खुद कहा है इस बात को, बल्कि एक्स पर उन्होंने इसे पोस्ट किया है और कहा है, जो क्या कहा है मैं उसे पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपनी पीआर टीम के जरिए खुद को प्रभु राम घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, महिला नेताओं को राक्षस के रूप में दिखाया है। मुख्यमंत्री जी, आप कुछ भी हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं।
अपने आप को राम से तुलना करके आप छत्तीसगढ़ की लोगों की भावनाओं का आप एक आहत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो कहाँ से आया है। ठीक है, राजनीति है, मैंने कहा राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन जो ये बयान आता है उसके बाद और भी बातें आई हैं। जो राधिका खेना है, कांग्रेस की नेता थी, पहले मीडिया सेल में बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इसी ट्वीट का जवाब भी दिया है और फिर कुछ बातें ऐसी कही हैं एक्स पर उन्होंने, जो लिखा है कि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचारी सब कुछ है। और कुल मिलाकर जो राधिका खेड़ा कहती हैं वो यही कहती हैं कि ये पता नहीं जो भी जिसने भी ये किया हो, ये जो वीडियो जहाँ से भी आया हो, जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, लेकिन ये जनता की भावनाओं को दर्शाता है, मतलब जन भाव को प्रदर्शित करता है, उनका ये कहना है। लेकिन इस सबसे अलग, और मैं कहूँ राजनीति से अलग, एक बड़ा हल्का फुल्का व्यंग करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में हास परिहास होता रहता ही है और यह एक हल्की बात है। सार्वजनिक जीवन में हास परिहास होता रहता है और ये एक बड़ी हल्की बात है, इसे हल्के से ही लेना चाहिए। उन्होंने ये कहा है, कोई जीवित व्यक्ति राम नहीं हो सकता है या कैसे हो सकता है, सोचिए। सार्वजनिक जीवन में भी हास परिहास चलते रहना चाहिए, हल्के से सब लेना चाहिए, हंसी मजाक है, उससे ज्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता। कोई जीवित व्यक्ति राम हो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी मैं तो नहीं मान पाऊंगा। तो ठीक है, चलता है हंसी मजाक। और फिर उन्होंने ये कहा है कि चाहे भाजपा ने कराया हो या ना कराया हो, लेकिन जो भी बात है वो हल्की बात है, इसे हल्के में ही लिया जाना चाहिए। तो ये बयान है पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का। तो कुल मिलाकर अलग अलग प्रकार की इस पर बातें हो रही हैं, और भी नेताओं के हम देख रहे हैं, और भी जो राजनीतिज्ञ हैं उनके भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। लेकिन चर्चा में मैंने पहले इसे इसलिए रखा क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा विषय है, जो कि डोमेन में, मीडिया के डोमेन में या फिर सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहा है और बड़ी चर्चा के रूप में है, जिसकी लगातार बात हो रही है और इस पर मैंने जैसा कहा वार प्रतिवार भी हो रहे हैं। चलिए एक दूसरा विषय मैं ले लेता हूं, क्योंकि ये दूसरा विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव करीब हैं, बल्कि आ ही चुके हैं, लगभग तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जो तिथि है जब ये चुनाव होने हैं इसकी घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को परिणाम आने हैं। लेकिन वहाँ पर सियासत कैसे करवट बदल रही है, जरा देखिएगा, समझिएगा। जो कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं इस बात की पुष्टि भी करते हैं एक रूप में। उन आंकड़ों को जरा समझिएगा और इस बात को समझिएगा कि जब 2013 में 11 के अन्ना आंदोलन से एक पार्टी निकलती है, आम आदमी पार्टी, 13 के विधानसभा चुनाव में जाती है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाते हैं और उन्हें एक अच्छी खासी सफलता मिलती है। मतलब कहिए उनकी एक उपस्थिति, प्रारंभिक प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज होती है 28 सीटों के साथ। तब आप समझिए जब यह हो रहा है तब दिल्ली में क्या चल रहा है, मतलब सियासी गुड़ा भाग कहाँ किस करवट बैठ रहा है। यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो समझिए कि उस समय जब ये 2013 का वर्ष था, उस समय जो प्रतिशत मिलते हैं आम आदमी पार्टी को, उसमें एक बड़ा नुकसान किसे होता है, वह होता है कांग्रेस को। कांग्रेस को समझिएगा कितना नुकसान होता है कि वह जो 40% से ऊपर की सीट के साथ सत्ता में थी कांग्रेस 2008 में, 2013 में मात्र 8 सीटों पर आ जाती है और उसका वोट प्रतिशत 24 के लगभग हो जाता है। मतलब समझिए कितने की गिरावट है, करीब 15% की गिरावट आ जाती है। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है जरा समझिएगा कि वहां पर आम आदमी पार्टी जैसे जैसे मजबूत होती जा रही थी, वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ, कांग्रेस का वोट शेयर नीचे गिरता जा रहा था। लेकिन इस बीच एक बात जो सबसे रुचिकर थी, इंटरेस्टिंग थी, वो यह थी कि भारतीय जनता पार्टी कमोवेश अपनी जगह पर बैठी हुई थी अपने वोट शेयर के साथ। कभी 3% का नुकसान हुआ, कभी 1% का नुकसान हुआ, तो कभी तीसरी बार 6% का फिर से फायदा हो गया। कुल मिलाकर अपने वोट शेयर के साथ, अपने जो मतदाता हैं उनके साथ वो बैठी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब फिर देखिए 2013 के बाद जब अगला चुनाव आता है
2015 में ही चुनाव हो जाता है। फिर 2015 में जब चुनाव होते हैं उस समय लहर होती है आम आदमी पार्टी की, उस लहर में दोनों ही पार्टियां बहती हैं। लेकिन अब समझिएगा बहता कौन है, यहाँ पर पूरी तरह से जो बह गया है वह है कांग्रेस का वोट प्रतिशत। मतलब 2015 में 15% जो था वोट प्रतिशत वो कांग्रेस का गिर गया, 15% वोट प्रतिशत उनका गिर गया। मतलब ये समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है लगभग 10% पर आ गई, जो कि 24% से ऊपर थी, लगभग 25 मान लीजिए, तो वो आ गई 15% पर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो 2013 में 3% का नुकसान हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1% का नुकसान होता है। मतलब ये पूरा वोट कहाँ जा रहा है, आम आदमी पार्टी के पास। और उसके बाद जब दोबारा उसके बाद चुनाव होते हैं 20 में, तीसरी बार जब चुनाव होते हैं तो तीसरी बार के चुनाव में वही लहर रहती है आम आदमी पार्टी की। हालांकि जो 15 की लहर में जो 67 सीटें मिलती हैं, इस बार सीटों की संख्या हो जाती है कितनी, 62। लेकिन यहाँ देखिए फिर यहाँ पर बड़ा नुकसान किसे होता है, बड़ा नुकसान होता है कांग्रेस को, जो लगभग 10% का वोट शेयर उनका रहता है, वो फिर आधा हो जाता है, वो 5% पर आ जाता है। मतलब यहाँ भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने लगभग पुराने उसी परफॉर्मेंस के दम पर आगे बढ़ती है जब वो 67 से 62 सीट पर जाती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का 6% वोट शेयर बढ़ जाता है। तब इस पूरे वातावरण से आप समझिए कि ये क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी मजबूत होती जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है। और एक तरीके से कांग्रेस का सफाया हो चुका था सीटों के विषय में अगर बात करें, सीटों को लेकर अगर बात करें, तो अब जब यह आंकड़ा है तब इसके माध्यम से हम यही चर्चा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है यही बात है कि ऐसे में जब अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी जो होने हैं उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ठनी हुई है, मतलब जमकर ठनी हुई है। आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ही खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा किया है कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित को उतार दिया है। इससे वहाँ का जो पारा है वो बढ़ गया है। एक तरीके से इसे कांग्रेस एक बहुत बड़ा दाव मानती है। लेकिन आम आदमी पार्टी से मान लीजिए एक प्रकार की थोड़ी सी हलचल भी मची हुई है। और भी ऐसे हैं 50 सीटें हैं जिस पर कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है, मैंने जैसा कहा कि वो सुप्रीमो हैं आपके, तो उनके खिलाफ जो कांग्रेस के नेताओं के, खासकर संदीप दीक्षित, अजय माकन, इनके जो लगातार बयान आ रहे हैं, जो उन्हें लगातार कहिए कि उन पर व्यक्तिगत भी एक प्रकार का वो हमला कर रहे हैं सियासी विषयों को लेकर, तो वो एक बड़ा विषय बना हुआ है। एक तरीके से पूरी तरह ठन चुकी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। अब जब ठन चुकी है तब बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, या फिर पूरे दम से अगर कांग्रेस लड़ती है, जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस दम से नहीं लड़ी थी, एक तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, एक तरीके से आम आदमी पार्टी को एक स्पेस दिया था। लेकिन अब जब ठन चुकी है दोनों के बीच, निश्चित रूप से कांग्रेस भी चाहती है, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई बड़ी पराजय के बाद एक हो सकता है रणनीतिक विषय बना हो कि ऐसे अगर पार्टी हर जगह इसी प्रकार का समझौता करती रही तब तो उसके वोट दूसरी पार्टियों के वोट में परिवर्तित होते चले जाएंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी बढ़ती चली गई कांग्रेस के ही वोट शेयर के कटने से। तो ऐसे में फिर रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि कांग्रेस जम कर लड़े सियासत के पिच पर, परिणाम जो भी हो। लेकिन बात यही हो रही है कि इस लड़ाई से फायदा किसे होगा। यह भी माना जा रहा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस अगर पूरे दम के साथ लड़ती है, पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतरती है, तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। लेकिन बात यहाँ पर सुलझती नजर नहीं आ रही है, बल्कि बढ़ती ही नजर आ रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने इंडी अलायंस से कांग्रेस को बाहर करने की भी बात कह दी है। बीजेपी के पास भी एक चुनौती है कि 27 वर्ष हो गए, वह सत्ता तक नहीं पहुंची है। बड़ी चुनौती यही है भारतीय जनता पार्टी की कि वो कैसे 40% वोट शेयर का आंकड़ा पार करती है। इसे माना जाता है कि सत्ता तक पहुंचने की यही चाबी है। तो ये दो विषय थे।
इसके बाद एक विषय है जिस पर मैं बात करता हूं, क्योंकि जब बात हो रही है और दिल्ली की बात हो रही है, इसके अलावा और भी कुछ विषय उठ रहे हैं, तो मैं महाराष्ट्र की एक और बात कर लूं, अन्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ही रोचक विषय सामने आया है। रोचक विषय यह है, क्योंकि देखिए, रोचक आप कह सकते हैं इस प्रकार से कि ये अप्रत्याशित है, लेकिन समझिएगा, राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस के एक बड़े नेता उनके साथ बैठता था मैं, तो वो कहा करते थे जब उनसे बातचीत होती थी कि राजनीति में असंभव कुछ नहीं है, यहाँ पर संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती है, मतलब कुछ भी संभव है। तो वैसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है, जबकि एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार गुट के शरद पवार ने खुद आरएसएस की प्रशंसा की है। आरएसएस की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें कही है और ये भी कहा है, मतलब मैं देख रहा था, कल भी देख रहा था, इस पर मैं देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका भी एक बयान देख रहा था, तो वो कुल मिलाकर बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कार्यशैली की, जिस तरीके से आरएसएस काम करती है। तो इस पर जब देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि विपक्ष के बनाए गए झूठे प्रचार को परास्त किया है आरएसएस ने मिलकर, तो इसलिए संघ की तारीफ की जा रही है कि एक जो झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा था कि 400 सीटें जीतने के बाद, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, 400 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, इस प्रकार की बातें हो रही थी, तो इसका असर तो जरूर हुआ था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है, जब संघ एक प्रकार से फिर बड़ी भूमिका में आता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब ये जो एक प्रचार चल रहा था, तो उस प्रचार को भ्रामक बताया जाता है, विपक्ष के प्रचार को, और एक तरीके से ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था उसे प्रभावहीन किया जाता है। महाराष्ट्र में मिली बड़ी विजय विधानसभा चुनाव में तो यही बताती है। तो यही विषय है जिस पर कि देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं, और ये जो बातें हो रही हैं इस पर और भी बहुत से विषय निकल कर आते हैं। अब फिर जब आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं शरद पवार, तब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस क्यों ना करें। उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शरद पवार साहब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और वो खुद देखते हैं, समझते हैं कि आरएसएस ने एक झूठे नैरेटिव को, झूठे प्रचार को कैसे प्रभावहीन किया पूरी तरह से। अब जब इस प्रकार की बातें राजनीति में होती हैं तो और भी कुछ विषय उठते हैं कि क्या शरद पवार अपनी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो सकते हैं या फिर एनडीए का समर्थन कर सकते हैं, आ सकते हैं एनडीए में। इस विषय में भी जो बयान आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, जैसा मैंने इसकी शुरुआत में ही कहा था, इस चर्चा की शुरुआत में, कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। तब ऐसे में क्या शरद पवार एनडीए का हिस्सा बनते हैं या फिर कुछ और, यह विषय तो है, ठीक है, आगे इस पर और भी बात होगी। लेकिन फिलहाल जो एक वातावरण बना हुआ है इन बयानों को लेकर, इन चर्चाओं को लेकर, कहिए कि इन दो प्रकार के संवादों को लेकर, लेकिन इसने पूरे देश की सियासत को छुआ है, क्योंकि शरद पवार एक राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। एनडीए अलायंस में उनका बड़ा योगदान है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, एक तरीके की वो रणनीतिकार हैं। फिर जब ऐसे में जब इस प्रकार का एक वातावरण बनता है तो इसके सियासत में कई मायने निकाले जाते हैं, राजनीति में इसका विश्लेषण कई प्रकार के रूपों में किया जाता है। तो अब वही दौर चल रहा है, अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में इन बातों का, इन अलग अलग संवादों का विश्लेषण किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। बात हो रही है फिलहाल की, बात हो रही है तत्काल की, जब ये चर्चाएं हो रही हैं, और ये चर्चाएं बड़े स्तर पर हो रही हैं क्योंकि कुछ बातें ऐसी आई हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं और जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको जानना, वो चर्चाएं जिनसे आप प्रभावित भी होते हैं, और कई बार तो यह भी होता है कि कुछ चर्चाएं आपके लिए जाननी आवश्यक होती है। ऐसे विषयों को हम फिर लेकर आएंगे, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।